गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार आप फिर जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें कल आपने पढ़ना स्टार्ट करा था मौर्य काल। और मौर्य काल में हमने आपको पढ़ाया था कैसे कैसे देशी राजाओं के साथ साथ विदेशी राजाओं का भी भारत में आगमन हुआ होगा, क्या उनके आने की दिशाएं रही होंगी, क्या कारण होगा। ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में देख ली थी, जिसमें हमने आपको चलते चलते बताया कि कैसे कैसे शक लोग जो होंगे, जितने भी हमारे जो विदेशी कबीला, हमने एक शक कबीला आपको बताया, वो भारत में आया होगा और आने के बाद उसने किस तरीके से विक्रमादित्य के साथ में युद्ध लड़ा होगा। और विक्रमादित्य ने उस युद्ध में शकों को हराया होगा और हराने के कारण एक हमारे यहाँ शक संवत के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसे हम जो है शक संवत बोला करते हैं। उसी को हमने ये एक बात से और जोड़ा कि ये जो युद्ध लड़ा गया होगा मालवा के क्षेत्र में जोड़ा गया, इसलिए शक संवत को ही मालवा संवत के नाम से भी जाना जाता है। हमने आपको एक बात और बताई उसी में कि आपसे कहा कि शक संवत मालवा संवत के साथ साथ संस्कृत में इसे कृत संवत के नाम से भी जाना गया है। एक बार फिर से कल के वीडियो को थोड़ा सा रिकैप देखते हुए आज आगे की ओर बढ़ेंगे। और आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको वो पीढ़ियां बताएंगे जो इनके बाद आई होंगी और भारत में बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे। उन पीढ़ियों को पहले कौन सा कबीला आया होगा और कबीला कहां तक रुक गया होगा, उसके बाद उसी कबीले में से कौन सा एक नया वंश पनपा होगा और उस वंश ने भारत में आगे की ओर कदम बढ़ाए होंगे। उन बातों को हम सीखेंगे। वीडियो बहुत इंपोर्टेंट हो जाएगा। आज की बात करते हैं। हमने कल पढ़ा विदेशी राजाओं के बारे में, पढ़ा हमने आपको बताया विदेशी राजा किस तरीके से भारत में आए होंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया, आपको ध्यान होगा, एक विदेशी राजा की चर्चा की जो हमने कहा था बैक्ट्रिया नाम की कंट्री का था। बैक्ट्रिया नाम की कंट्री के राजा की बात करी, जिसका नाम हमने आपको बता दिया था। आपको याद होगा यूथिडेमस करके हमने नाम बोला होगा। यूथिडेमस जो बैक्ट्रिया कंट्री का था आपका, यूथिडेमस आप याद करेंगे कि सर ने बोला था यूथिडेमस था। यूथिडेमस वहीं का राजा था। इसके बाद ये खत्म हो गया होगा वहां पर बैक्ट्रिया में, तो इसका बेटा राजा बना होगा, जिसके बेटे का नाम था डेमेट्रियस। डेमेट्रियस राजा बना होगा। डेमेट्रियस ने भारत की ओर चलना स्टार्ट किया होगा। डेमेट्रियस की बात करेंगे हम, डेमेट्रियस की बात करेंगे तो ये भारत की ओर जब बड़ा होगा तो ये कहां से आए थे? यूनान से आए थे। आपको हमने कल ये सारी बातें बता दी थी। ये भारत की तरफ को बढ़ना स्टार्ट हुआ होगा। भारत उस समय बहुत बड़ा हुआ करता था। भारत के साथ साथ जो आज वर्तमान में अफगानिस्तान पाकिस्तान अलग हो चुके हैं, वो भारत के हिस्सा रहा होते होंगे। तो ये बड़ा होगा, बढ़ने के बाद ये सियालकोट तक आया होगा, जिसे हम शाकल या साकल नाम से जाना करते थे। सियालकोट आज वर्तमान में पाकिस्तान में है और वहां पर आकर इसने अपनी राजधानी बनाई होगी। इसका जो कबीला होगा, इसकी जितनी भी सेना रही होगी, वो सियालकोट तक आई होगी और सियालकोट में जाकर इसने क्या करा होगा? डेमेट्रियस ने सियालकोट को अपनी राजधानी बना लिया होगा। ये कल बात हमने बहुत ध्यान से पढ़ ली थी। तेजी से आगे की ओर बढ़ेंगे। सियालकोट के बाद हमने क्या पढ़ा? हमने आपको कहा कि इसी वंश में एक राजा हुआ, एक नई पीढ़ी चली होगी, एक नया लड़का पैदा हुआ होगा जिसका नाम मिलिंद था। मिलिंद के साथ साथ किताबें इसे कहीं कहीं मिलांडर के नाम से भी जानती हैं। मैंने बताया कि इसने जो है शुंग वंश से जो है युद्ध लड़ा होगा, और शुंग वंश से जब युद्ध लड़ा होगा तो युद्ध लड़ने के बाद उस समय इसकी एक बौद्ध भिक्षु से मुलाकात हुई। बौद्ध भिक्षु का नाम हमने आपको नागसेन बताया। नागसेन से इसने प्रश्नोत्तर करे होंगे। जब प्रश्नोत्तर करे और प्रश्नोत्तर में इसने पूछा कि मैं युद्ध ना करूं, उसके क्या कारण हो सकते हैं, आप उसके कारण बताइए। तो उन्होंने, नागसेन ने उन्हें उत्तर दिया होगा और उनके उत्तरों से बहुत प्रभावित हुआ होगा। प्रभावित होने के बाद इसने क्या करा? बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म जब अपना लिया होगा तो इसकी कहानी को हमने आगे बढ़ाया कि जो है इसी की पीढ़ी में ना एक और राजा हुआ होगा जिसका नाम स्ट्रेटो सेकंड रहा होगा। और स्ट्रेटो सेकंड ने ही कांच के सिक्के चलाए, मैंने आपसे बात की थी। आज सिक्कों के बारे में भी पढ़ेंगे हम। इसके बाद हमने स्ट्रेटो सेकंड पढ़ाया था कल आपको। स्ट्रेटो सेकंड की हमने पूरी कहानी सुनाई थी। अगर आपने ये जो अगर नहीं समझ में आ रही हो तो इससे पहले वाला वीडियो देखकर आप उसे समझ सकते हैं। स्ट्रेटो सेकंड भारत में पहला व्यक्ति था जिसने कांच के सिक्के चलाए हैं। कांच के सिक्के चलाने वाला, आपसे एक तो वंश पूछ सकता है, ये यूनानी थे, कौन से? यूथिडेमस का वंश चल रहा था, ये वाला आपसे पूछा जा सकता है। कांच के सिक्के चलाने वाला व्यक्ति मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद एक नया जो है वंश आएगा, ये भी यूरोप से आएगा। उसका नाम कल हमने बता दिया था आपको, यूकेटाइडीज। यूकेटाइडीज आया होगा, एक नया वंश आएगा। नंबर 2 पर हम आपको बता दें, ये भी विदेशी वंश है आपका, ये भी यूनान से चलने वाला है, जिसका नाम हमने बोला यूकेटाइडीज। टाइडीज आया होगा और इसका एक राज्यपाल रहा है। राज्यपाल की कहानी हमने पीछे भी कई सारे वीडियो में बताया था कि ये वो राज्यपाल रहा है जिसने भारत में आके गरुड़ स्तंभ बनवाया होगा। तो नाम आपको याद आ गया होगा। नाम हम आपको नहीं लिख रहे, जिन्हें नाम देखना है वो कल वाले वीडियो में जाकर एक बार फिर से देख सकते हैं। ये सारी कहानी हमने आपको बता दी थी। उसने गरुड़ स्तंभ बनाने में कौन से राजा से मिला होगा, ये कहानी हमने कल के वीडियो में आपसे बोली है।
इसके बाद इसी राजा ने अपनी राजधानी तक्षशिला बनाई। आपसे पूछी जा सकती है तक्षशिला किसने बनाई, तो आप बता देंगे तुरंत कि राजा कौन था उस समय, यूकेटाइडिस था जिसने राजधानी क्या बनाई है, राजधानी बनाई है तक्षशिला। ये बात भी हमारी कल के वीडियो में क्लियर हो गई थी। आगे की बात करें, वीडियो को थोड़ा सा और तेजी से आगे बढ़ाएं। हमने फिर आपसे कहा कि धीरे धीरे समय गुजरता चला गया होगा। समय गुजरते गुजरते क्या हुआ होगा, चीन में जो है यूची कबीला रहता है, उस यूची कबीले ने कोई शक कबीला रहा होगा, शक कबीले पर आक्रमण करा होगा और वो जो है अफगानिस्तान से के रास्ते से होता हुआ शक कबीला भारत की ओर बढ़ा होगा। और जब भारत में आया तो भारत में आके इसने क्या करा, अपने शक कबीला जो था वो 5 शाखाओं में विभाजित कर दिया। तो 5 शाखाएं हमने आपको बताई थी, 2 उत्तरी की शाखाएं थी, 2 आपकी पश्चिमी शाखाएं थी और उसके साथ साथ हमने बोला होगा 2 उत्तर की और 2 दक्षिण की, 2 दक्षिण 2 उत्तर और 1 अफगानिस्तान आपको शाखाएं बोली होंगी। 2 उत्तर में अगर हमने बात करें तो हमने कल आपको बता दिया था तक्षशिला और मथुरा 2 उत्तर की रही हैं और मालवा और नासिक आपकी 2 दक्षिण की रही हैं और 1 अफगानिस्तान की रही होगी। इसके बाद मैंने आपको जब 5 शाखाएं इनकी बोल दी, तीसरा मैंने आपको शक बताया और शकों की 5 शाखाएं बता दी। 5 शाखाओं के साथ साथ हमने आपको बोल दिया इसने क्या करा, ये युद्ध लड़ा। युद्ध जब लड़ा होगा तो 57 BC का टाइम होगा और विक्रमादित्य के साथ में इसका युद्ध लड़ा गया होगा। विक्रमादित्य का शासन रहा होगा, उन्होंने इन्हें खदेड़ दिया होगा। खदेड़ने के बाद जिस स्थान पर लड़ा गया वो मालवा स्थान था। इस मालवा स्थान की वजह से इस संवत को मालवा संवत के नाम से जाना गया और मालवा संवत के साथ साथ मैंने आपको बता दिया शक संवत के नाम से जाना गया और शक संवत के साथ साथ मैंने बोल दिया संस्कृत इसे कृत संवत भी बोलती है। तो आपको ये बात याद हो जानी चाहिए, 57 BC में जो विक्रमादित्य से लड़ा गया युद्ध इस नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया होगा, एक नया राजा के बारे में बात करी होगी, उस राजा के बारे में हमने कहा होगा रुद्रदामन, आपको बताया होगा। एक नया राजा रहा होगा रुद्रदामन, जिसने जो है इसके बाद रुद्रदामन की स्टोरी सुनाई थी। शक राजा ही था ये। इसने रुद्रदामन ने जो है गुजरात में जो है एक अभिलेख छपाया, आपको मैंने आपको बताया था गुजरात अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, इस तरीके से हमने बोला होगा आपको। गिरनार अभिलेख भी इसे ही बोलते हैं। मैंने आपसे कहा कि रुद्रदामन ने एक अभिलेख बनवाया जिसे हम गुजरात अभिलेख के नाम से जानते हैं। गुजरात अभिलेख के साथ साथ जूनागढ़ अभिलेख भी हम इसे बोल देते हैं, जूनागढ़ अभिलेख भी बोल देते हैं और जूनागढ़ के साथ साथ इसे क्या बताया, गिरनार अभिलेख भी इसे ही बोला जाता है। और कभी कभी आपसे पूछ ले कि ये कहाँ पर है, तो आप कोई जिला आपसे पूछा जा सकता है तो आपसे पूछ लेना कि गुजरात का काठियावाड़ जिला है, काठियावाड़ जिला में काठियावाड़ या काठियावाड़ जिला है, वहां पर स्थित है ये। ठीक है, इस अभिलेख में हमने देखा है कि इस अभिलेख में सबसे बड़ी जो चर्चा की गई, हमने आपको बताया था कि सुदर्शन झील के बारे में चर्चा की गई और सुदर्शन झील में मैंने 4 राजाओं के बारे में कल हमने आपको समझाया कि 4 राजाओं का वर्णन है, जिसमें पहला राजा अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील को बनवाया होगा। इसके बाद हमने बोला था दूसरे नंबर पे अशोक का वर्णन है, क्योंकि अशोक ने इस पर झील पर क्या किया है, बांध बनवाया है। इसके बाद इसके तीसरे राजा इसी का वर्णन है, रुद्रदामन का वर्णन है, जो मैंने आपको बताया था। रुद्रदामन क्यों है, क्योंकि इसने जो है उसका एक बार से फिर से निर्माण करवाया। और चौथा राजा अगर हम बात करें तो चौथे के बारे में हम जो पढ़ेंगे वो हमने आपको कल बता दिया था। चौथा राजा आपको शायद याद आ रहा हो, गुप्त साम्राज्य में पढ़ने को मिलेगा, उसका नाम था स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त ने इसका पूरा जीर्णोद्धार कराया है, इस बांध का, इस झील का, दोबारा से इस झील को दोबारा से विकसित करवाई होगी। ये सारी बातें हमने कल अपने वीडियो में सीख ली थी। आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर समझना स्टार्ट करेंगे। देखिए एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आज की डेट का पहला क्वेश्चन आपसे जो बनाया था वो पूछा जाता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे मिनांडर के सिक्कों के बारे में पूछा जाता है। मिनांडर ने सिक्के चलवाए थे, वो सिक्के जब हमें मिले होंगे तो सिक्कों से हमें ये पता चलता है कि मिनांडर भी व्यापार किया करता होगा और व्यापार के उद्देश्य से हमें सिक्के मिले। और सिक्के कहाँ मिले आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे गुजरात में एक बंदरगाह है, उसका नाम है भड़ौच। गुजरात के भड़ौच बंदरगाह पर मिनांडर के सिक्के मिले हैं, जिसपे मिनांडर की तस्वीर है। उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ये जो है गुजरात के बंदरगाह पर अपना व्यापार किया करता होगा, जिससे इसके जो है सिक्के मिले हैं। इसकी सल्तनत का जो है एक तरीके से जो समय पीरियड हमें यहाँ से दिखाई देता है। तो मैं आपको ऐसे लिख दे रहा हूँ, गुजरात का कौन सा बंदरगाह बताया मैंने आपको, भड़ौच बंदरगाह बताया। बंदरगाह, और बंदरगाह व्यापार की वजह से हम उसे याद करते हैं। और उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना यहाँ पे क्या मिले, मिनांडर के सिक्के मिले हैं, ये बात आपको याद रखने वाली बात है।
देखिए आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा ना, देखो पहला क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट आज के वीडियो में हुआ, कल हमने बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए। आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो लगभग 30 मिनट्स का वीडियो है, 30 मिनट के वीडियो में लगभग हम बताएं आपको, आप ढूंढेंगे तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको जो है केवल वीडियो सुनने से याद हो गए हैं, और याद होने के साथ साथ वो पेपर में बहुत इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे यही पूछेगा कि मिरांडर के सिक्के कहाँ मिले हैं, तो मिरांडर के सिक्के आप बता देंगे गुजरात के बंदरगाह पे मिले हैं, उसका नाम था भड़ौच। और आपसे ये पूछा सकता है कि गुजरात भड़ौच कहाँ है या भड़ौच का बंदरगाह कहाँ है, तो ये भी क्वेश्चन आपके इस तरीके से वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को बनाकर पूछ सकता है। अब कल हमने आपको बताया था कि सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी वो इंडो ग्रीक ने चलाई थी। कल हमने आपसे ये कहा, देखो मुद्राओं के बारे में चर्चा करेंगे। अब हमने कल कहा था आपसे सर्वप्रथम अगर जो है स्वर्ण मुद्राएं अगर भारत में देखने को मिली हैं, सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा, तो मैंने आपको कहा था हिंद जिनके बारे में हमने बात करी थी, हिंद हो गया, यवन हो गया, इनके बारे में बात करी थी, या इंडो ग्रीक हो गया, इन्होंने चलाई है सर्वप्रथम। देखिए इन्होंने अपने व्यापार के उद्देश्य से चलाई होंगी। इसके बाद ना कभी कभी आपसे ये पूछ रहे सर्वप्रथम किसने चलाई है, तो आप तुरंत बता देंगे इंडो ग्रीक, यवन, या इन्होंने चलाई है हिंद ने। ठीक, इन्हीं ना स्वर्ण मुद्राओं के कारण ही, इस मुद्राओं के कारण ही इतिहास इन्हें जाना जाता है। इतिहास में इनकी जानकारी हमें इन स्वर्ण मुद्राओं के कारण ही मिलती है, इनकी जो मुद्रा मिली होगी। आपसे अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले कि हिंद, यमन या इंडो ग्रीक एक ही बात है तीनों की, कि इनकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है कि भारत की तरफ को आए होंगी, तो आप तुरंत बता देंगे जो स्वर्ण मुद्राएं जो मिली हैं वो स्वर्ण मुद्राओं से हमें जानकारी मिलती है कि इनका भारत में आना रहा होगा, या ये व्यापार के उद्देश्य से भारत में आया करते होंगे। इसके बाद आपसे कभी कभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है। कभी कभी आपसे क्या पूछ लेता है, वो ये पूछ लेगा कि नियमित रूप से किसने चलाई है। तो नियमित रूप से अगर स्वर्ण मुद्राओं की बात करें, है ना, तो नियमित रूप से मैं बात कर लूं तो नियमित रूप से अगर कह दें हम स्वर्ण मुद्राओं की अगर बात करें तो कुषाण वंश में चलाई गई है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे, कुषाण वंश। और उसका राजा पूछ ले तो आप बताएंगे बिम्बकर्णफिसेस, बिम्बकर्णफिसेस। और आज इसके बारे में चर्चा हो जाएगी आज के लेक्चर में। हम जहां तक मैं आइडिया लगाता हूं कि इतनी तेजी से मैं आपको यहाँ पर ले जाऊंगा कि आप बिम्बकर्णफिसेस पे कुषाण वंश पर पहुंच जाएंगे, इन विदेशी राजाओं में होते हुए। तो आपसे देखो दो बातें क्लियर हो गई, सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा पूछ ले तो हिंद, यवन या इंडो ग्रीक बताएंगे, और नियमित रूप से चलाने वाले कौन है, कुषाण वंश। और कुषाण वंश में भी पूछ ले तो आप बिम्बकर्णफिसेस बताएंगे, ये कुषाण वंश का है। इसके बाद कल ही के वीडियो में हमने आपको बता दिए थे कांच के सिक्के चलाने वाले की व्यक्ति की बात कर ली थी हमने, शायद अभी लिखा भी मैंने आपको, स्ट्रेटोसेकंड था कांच के सिक्के चलाने वाला। तो आपसे कांच के सिक्के की बात हो जाए, जब आप अभी बना ही रहे हैं नोट्स तो आप लिख लेंगे कांच के सिक्के की बात हो जाए तो आप तुरंत बता देंगे कांच के सिक्के किसने चलाए, स्ट्रेटोसेकंड ने चलाए हैं। स्ट्रेटो द्वितीय करके आ सकता है। तो दो प्रकार के सिक्के आपने पहले पढ़े, मुद्राओं में, स्वर्ण मुद्राओं में पूछे, उसके बाद कांच के सिक्के पढ़े। अब हम बात करेंगे कांच के साथ साथ सीसा का सिक्का पूछता है आपसे। तो सीसा के सिक्के की बात करें तो ये सातवाहन वंश में चलाए गए थे। सीसा बोला मैंने, शीशा नहीं बोला। शीशा और कांच एक बात है, शीशा और कांच एक है। कांच यहाँ पे जो बोला था तो कांच के सिक्के हो जाएं या शीशा के सिक्के हो जाएं तो आप तुरंत बता देंगे स्ट्रेटोसेकंड। और अगर बात आ जाए सीसा के सिक्के की बात हो जाए तो इसकी बात हो जाए तो आप इसमें बात करेंगे सातवाहन वंश बताएंगे इसमें। ये सीसा है, पेपर में गलती मत कर देना। जो आप सीसा वो होता है जो आप केमिस्ट्री में लेड पढ़ के आए, LEAD लेड, तो लेड आपका सीसा है। ये किसने चलाए हैं सीसा वाले हैं आपके सातवाहन वंश में चले हैं। आप लोग जब पेपर देके आते हैं ना और वहां पे आ जाता है सीसा तो आप स्ट्रेटोसेकंड लगाई जाती हैं। सीसा में, इस वाले सीसा में स्ट्रेटोसेकंड लगा जाते हैं और आपको लगता है बात तो एक ही है, सीसा या शीशा बात एक ही, हम तो एक ही चीज बोलते हैं। तो दोनों चीजें अलग अलग है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे, और अगर आप नहीं जानते तो इस चीज को थोड़ा सा नॉलेज में बढ़ाएं आके। ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। देखिए मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि शक लोग कहाँ से आए थे। मैंने आपको कहा था ये चीन की तरफ से आए थे। चीन में एक यूची कबीला रहता होगा और यूची कबीले ने जब इन पे आक्रमण करा होगा तो इन्हें भागना पड़ा होगा। सेम इसी प्रकार से क्या हुआ, यूची कबीले ने यूची कबीले ने इन्हें तो शकों को भगा दिया। कुछ समय बाद क्या हुआ होगा, उनके गृह युद्ध फिर हुए होंगे। गृह युद्ध में ना किसी ने यूची कबीले पे आक्रमण कर दिया आपके, और इसी प्रकार यूची कबीले ने क्या करा, ये भी भागे।
अभी मैंने आपको कहा था जो शक आए थे ये अफगानिस्तान के मार्ग से आए थे। अगर आपसे पूछ लें तो ये अफगानिस्तान के मार्ग से आए, आप बता देना वहां पर। ये अफगानिस्तान के मार्ग से भारत में प्रवेश किया है, मार्ग से। और आज जो हम बात कर रहे हैं कि अब यूची कबीला भागेगा। देखिए नया वंश चालू हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना। अब यूची कबीले पर आक्रमण हुआ है, यूची कबीले पर आक्रमण। और इस आक्रमण के बाद हमें क्या देखने को मिला, ये यूची कबीला भारत की तरफ को आएगा और ये मध्य एशिया के मार्ग से आएगा, मध्य एशिया के मार्ग से भारत में प्रवेश। दोनों बातों में अंतर आ गई। देखिए ध्यान रखना, आप आपसे पूछा जा सकता है यूची कबीले के बारे में। जब शक कबीला पूछे तो शक कबीले के आप बता देंगे अफगानिस्तान के मार्ग से आया था। यूची कबीले के बारे में पूछे तो आप तुरंत बता देंगे मध्य एशिया के मार्ग से आया होगा, ये अफगानिस्तान के मार्ग से नहीं आया है। और जब ये आया होगा तो जब ये अफगानिस्तान में बसा आके, तो अफगानिस्तान में एक पर्वत पड़ता है, उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, उसका नाम है हिंदकुश पर्वत। और हिंदकुश पर्वत पे आकर ये रुक गया होगा। ठीक, तो आपके मैंने कहा ये कहां तक आया, अफगानिस्तान तक आया। और अफगानिस्तान पहले भारत में था, यानी भारत में आ गया ये, और अफगानिस्तान तक आकर और ये कहां रुक गया, हिंदकुश पर्वत है अफगानिस्तान में, हिंदकुश पर्वत पर रुका होगा। और जब उस समय आया होगा ये कबीला, तो उस कबीले का सरदार आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि इस कबीले का सरदार कौन था। तो ये कौन सा वंश चलने वाला है, अब आपको वंश का थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा। अब मैं नाम लिख दूंगा आपको तुरंत, तो उसका नाम था कुजुल कर्णफिसेस, कुजुल कर्णफिसेस। और देखो कर्णफिसेस करके अभी अभी एक लिखा है मैंने आपको, ये लिखा है कुषाण वंश में था बिम कर्णफिसेस। तो बिम कर्णफिसेस बाद में आया होगा, तो इसका मतलब ये है कुजुल कर्णफिसेस आया होगा और आने के बाद अफगानिस्तान में आके बस गया है और ये कुषाण वंश के नाम से जाना गया है। ये ध्यान रखेंगे आप। तो अब कुषाण वंश की एंट्री भारत में हो चुकी है और किसने करी है, यानी कुषाण वंश का संस्थापक की अगर बात करें तो संस्थापक बता देंगे आप कुजुल कर्णफिसेस है। ठीक, और ये कहां रुक गया है, हिंदकुश पर्वत की साइड रुक गया है, जो आज वर्तमान में अफगानिस्तान में है। कुछ समय बाद अब इसका बेटा आगे बढ़ेगा और बेटा क्या करेगा, इस हिंदकुश पर्वत को पार कर देगा और उस बेटे का नाम होगा कुजुल कर्णफिसेस। और कुजुल कर्णफिसेस जो होगा ये भारत में आके कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब कौन आएगा, बिम कर्णफिसेस आएगा। अभी कुजुल कर्णफिसेस की हमने बात कर दी। कुजुल कर्णफिसेस से ही एक बात आती है, इसने भी सिक्के चलवाए हैं, इसने तांबे के सिक्के चलवाए। आप यहाँ पे इस तरीके से याद कर लेना, इसने तांबे के सिक्के चलवाए। देखिए तांबे का सिक्का चलाने वाला व्यक्ति भारत में आ गया, कौन सा, कुषाण वंश है। ये भी ध्यान रखेंगे आप। कुषाण वंश में किसने चलाए, कुजुल कर्णफिसेस ने चलाई। इसके बाद ये क्या होगा, ये वहीं तक सीमित रह गया। इसका बेटा बनेगा, बेटे का नाम मैंने आपको बता दिया, उसका नाम है बिम कर्णफिसेस। और बिम कर्णफिसेस क्या होगा, वो हिंदकुश पर्वत पार करके आएगा और भारत में आके ये वास्तविक संस्थापक बनेगा। कल मैंने अभी 2-3 लेक्चर पहले मैंने आपको बताया था संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में क्या अंतर होता है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, संस्थापक वो होता है जिसने एक बार दुकान खोल ली, दुकान खोलने के बाद अपना नाम देकर वो तो आके हट गया, बाकी बाद में उस दुकान पर बैठने वाला व्यक्ति जिसने वहां की दुकानदारी जमाई हो, साथ साथ उसने बाजार में अपना जो है रुआब बताया हो, वह बाजार में अपने व्यापार को फैलाया हो, ठीक, अपने व्यापार को नियमित क्षेत्र में आगे बढ़ाता चला गया हो, वो उसका वास्तविक संस्थापक कहलाता है। तो इसके बेटा होगा किसका, कुजुल कर्णफिसेस का बेटा आएगा। अब वो क्या करेगा, ये बेटा है, बेटे का नाम मैंने आपको बता दिया बिम कर्णफिसेस है। और बिम कर्णफिसेस ने क्या करा, आप तुरंत बता देंगे कि बिम कर्णफिसेस ने क्या करा, जो हिंदकुश पर्वत हमने पढ़ा है, हिंदकुश पर्वत को पार करा, हिंदकुश पर्वत पार करा होगा इसने, और पार करके ये वास्तविक संस्थापक बना। कौन सा बना, वास्तविक संस्थापक बन गया भारत में आके। किसका, आप बता देंगे, वास्तविक संस्थापक बना कुषाण वंश का। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी के बारे में इससे पूछ लेते हैं, आपसे पूछेगा कि इसने अपनी राजधानी कौन सी बनाई। तो राजधानी अगर आपसे पूछ ले तो आप राजधानी बताएंगे, पुरुषपुर राजधानी बनाई थी इसने, पुरुषपुर। और पुरुषपुर का ही एक अन्य नाम है जिसका नाम है पेशावर। आज इसके कामों के बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बता दिया कि कुजुल कर्णफिसेस का बेटा है बिम कर्णफिसेस। इसने जो है उस पहाड़ को, उस पर्वत को पार करके भारत की ओर को बढ़ा होगा और भारत में आके वास्तविक संस्थापक बन गया होगा।
इसने अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर बनाई। ये सारी बातें हमने कर ली। ठीक है, ये क्या है, मैंने इसके बारे में ये चर्चा कर ली। इसके बाद अगर देखें, अब इसका बेटा आएगा, इसके बेटे का नाम कनिष्क था। इसने कनिष्क ने क्या करा, कनिष्क के बारे में इतिहास ज्यादा जानता है। अब कनिष्क हमें जो है कई दिन तक हमारे वीडियो में कनिष्क चलेगा, क्योंकि कनिष्क के कार्य बहुत रहे हैं और कनिष्क ही वो व्यक्ति है जिसने जो है कश्मीर को बसाया होगा। और हम बताएंगे आपको अपने इतिहास में, जब कल का वीडियो हम आपको लेकर आएंगे कल या परसों में, कि कनिष्क ने किस प्रकार जो है कश्मीर को बसाया होगा, किस प्रकार कश्मीर या कुंडलबन में क्या अंतर रहा होगा और क्या एक ही बोला जा सकता है, और किस प्रकार इसने चौथी बौद्ध संगति करवाई होगी। ये सारी बातें हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। अब इसका बेटा आया होगा, बेटे ने क्या करा, सबसे पहले अपने पिता के क्षेत्र को बढ़ाया है। और पिता के क्षेत्र को ऐसे बढ़ाया कि इसे ना ये कहा जाता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखने वाला राजा कहा जाता है। इसने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को जो है बल दिया है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, अब इसका बेटा आएगा, बेटे का नाम क्या बता दिया मैंने आपको, कनिष्क बता दिया। ठीक, सब कितनी पीढ़ियां पढ़ी देखो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि कैसे आए, मध्य एशिया के मार्ग से आए, मध्य एशिया के मार्ग से आए होंगे, हिंदकुश पर्वत तक आए। उसका नाम कुजुल कन्फ्यूशस था। ठीक है, वो संस्थापक था। ठीक, उसके बाद उसका बेटा बिम कन्फ्यूशस आया होगा, उसने क्या करा होगा, उस हिंदकुश पर्वत को पार करा होगा। पार करने के बाद वो भारत में वास्तविक संस्थापक का काम किया, कुषाण वंश का। ठीक है, उसमें हमने आपको बता दिया राजधानी क्या बनाई, उसने पुरुषपुर या पेशावर बनाई। उसके बाद उसका बेटा कनिष्क राजा बनेगा। कनिष्क ने क्या करा, कनिष्क ने अपने पिता के क्षेत्र को बढ़ाया है, क्षेत्र को बढ़ाया। क्षेत्र को बढ़ाने के साथ साथ हमने आपसे क्या कहा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की आपसे बात होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखने वाला राज्य भी वो राजा भी यही कहलाएगा आपका। तो आप लिख दे रहा हूं मैं आपको, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखने वाला। आपसे कभी भी आप पूछ ले, इस तरीके से डीपली क्वेश्चन पूछ ले, आप तुरंत बता दोगे कि आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखने वाला राजा कौन था, तो आप तुरंत बता देंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखने वाला राजा सन ने पढ़ाया तो था, कुषाण वंश में था, कनिष्क था। और कनिष्क कौन था, उसकी पीढ़ी हमने पढ़नी ऊपर, कैसे कैसे पीढ़ियां जो भारत की ओर को आई होंगी, ये सारी बातें हमने जानकारी ले ली। इसने जो है, अभी अगर हम बात करें, जैसे कि इसके पिता की राजधानी की मैंने बात करी आपको कि राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। इसने पुरुषपुर और पेशावर के साथ साथ एक राजधानी और बनाई। तो इतिहास में दो राजधानियों वाला जाना जाता है, ये ध्यान रखना। कनिष्क ने दो राजधानियां बनाई थी। एक तो आपकी राजधानी मैंने आपको बता दी, कौन सी राजधानियां, राजधानी थी पुरुषपुर, जिसका नाम पेशावर भी है, आज वर्तमान में हम पेशावर बोलते हैं। ठीक, उसके साथ साथ इसने क्या करा, मथुरा को राजधानी बनाया आपने। ठीक है, इसकी कितनी राजधानी थी, दो राजधानी थी। मथुराओं में भी इसने काम किया है। मथुरा में क्या काम किया देखिए, समझिए। पहले सबसे पहले हमने कहा राजधानी कितनी थी इसकी, राजधानी थी इसकी दो में मैंने आपको कहा, एक तो आपकी पेशावर हो गई, पेशावर का मतलब वही पुरुषपुर। ठीक, पेशावर या पुरुषपुर। और उसके बाद दूसरी पूछ ले तो आपकी मथुरा हो गई। देखिए, दोनों में इसने काम किया है, ये काम की वजह से बहुत जाना जाता है, इसलिए मैंने आपसे कहा ये बहुत जाना जाएगा। इसे हम 2 दिन इसे ही पढ़ेंगे लगभग जो है, और 2 दिन हमने अगर इसे पढ़ लिया अपने 30 मिनट के या 20 मिनट के 25 मिनट के लेक्चरों में हमने इसे पढ़ लिया, तो शायद आपको आधे से ज्यादा इतिहास तो जो कनिष्क के बारे में पूछा जाता है वो वैसे ही याद हो जाएगा, बिना पढ़े सब आपको याद हो जाएगा। अब इसने मथुरा में मालूम है 4 कार्य किए हैं, इसके कार्य पूछ लिया जाता है कि इसने क्या क्या कार्य किए मथुरा में, या ये कार्य का नाम ले देगा तो आपसे पूछ लेगा कौन सा राजा था। तो मथुरा में इसने क्या करा, एक तो देवताओं की मूर्ति बनवाई। ठीक है, देवताओं की मूर्ति बनवाई, देवताओं के साथ साथ बौद्ध धर्म की भी मूर्तियां बनवाई हैं, और बौद्ध धर्म के साथ साथ अपने पिता की मूर्ति बनवाई, और पिता के साथ साथ अपने स्वयं की मूर्ति बनवाई है। तो आपको ध्यान रखना, एक तो यानी हिंदू धर्म हो गया, देवताओं की मूर्ति, एक बौद्ध धर्म पे बढ़ावा दिया, भगवान बुद्ध की मूर्तियों को भी खूब बनवाया होगा मथुरा में, और उसके साथ साथ हम बता दें आपको अपने पिता की और स्वयं की मूर्ति बनवाई है। इन 4 चीजों पर आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने मथुरा में बताया, एक तो आपको देवताओं के बारे में बात करी, इसके बाद मैंने आपको क्या कहा, बौद्ध धर्म की बात करी मैंने, उसके साथ साथ मैंने क्या करा, अपने पिता की बात करी, इसके पिता की, और इसके बाद स्वयं की। ये क्या है, सब मूर्ति के लिए जाना जाता है, इसने मूर्तियां बनवाई थी। ये कहानी आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। देखिए, काम केवल इसने मथुरा तक ही नहीं किया है, इसने पेशावर में भी काम किया है, पेशावर में भी एक काम किया। ये पेशावर ने इसने ना एक बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार बनवाया है, बौद्ध भिक्षु के लिए विहार, ये बहुत पूछा जाता है। तो क्या खासियत थी इसकी, ये ना आपसे ये पूछा सकता है इसकी क्या खासियत थी, इसमें पूछ लेगा कि ये आपको कभी कभी आपसे उसने कह दिया कि 13 टावर वाली ऊंची मंजिल कहाँ बनी हुई है, तो 13 टावर या 400 फुट ऊंची विहार बना हुआ है, ये जो पेशावर में बना हुआ है, किसने बनाया, कनिष्क ने। कैसे भी घुमा के पूछ सकता है इस क्वेश्चन को,
वो आपसे पूछ सकता है इसका मंजिल का नाम दे दे कि ये वाला विहार किसने बनवाया, तो आप बता देंगे। आपसे पूछ लेगा कि जो है कनिष्क ने अपना सबसे ऊंचा विहार कहाँ बनवाया है, या कौन सी राजधानी में बनवाया, कितनी राजधानियां थी। तो ये वीडियो देखते देखते आपको राजधानियां भी याद हो गई और राजधानी के साथ साथ ये सारी बातें याद हो गई होंगी जो मैंने आपको बताई। तो आप इस तरीके से मैं आपको लिख दे रहा हूं, 13 टावर बोल सकते हैं इसे, 13 टावर, या 400 फीट की बात कर सकते हैं, 400 फीट ऊंची। इन बातों को अगर आपको याद हो रहा है, आपके समझ में आ रहा है, अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को ना थोड़ा सा शेयर जरूर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि हमारे जो साथ के जो जितने भी लोग हैं उन्हें ये लगना चाहिए कि शायद हम इतना पैसा क्यों क्यों बर्बाद करें, कि जब हमें सर इतना डीपली बता रहे हैं, जब इतनी हेल्प हमारी अगर सर कर रहे हैं तो इतनी हेल्प हम अपने आप भी कर लें कि अपने आप बुक्स खरीदें और इन चीजों को और डिटेल में पढ़ें। शायद सर ने हमें सारी चीजों की दिशाएं दे दी और दिशाएं देने के बाद केवल किताब खोल के हमें ये देखना है किताबों में ऐसा क्या और खास रह गया जो सर ने हमें अभी तक नहीं बताया है। तो ये आप इस बात को ध्यान रख लेंगे। इसे ही हम एक नाम से पुकारते हैं, संघाराम करके बोलते हैं। तो आपसे पूछते हैं संघाराम कहाँ है, तो तुरंत बता देंगे अब संघाराम तो पेशावर में है। और संघाराम किसने बनवाया है, कनिष्क ने बनवाया है। संघाराम क्या है, बौद्ध भिक्षुओं का विहार है। तो अब आपको याद हो गया, नहीं हो गया। इस तरीके से मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक, कहां पर है ये, मैंने आपको इसे क्या बोलते हैं, संघाराम बोलते हैं। चलिए भाई, ये बात भी आपको याद हो गई होगी। इसके बाद देखिए, इसने कनिष्क ने क्या किया, कनिष्क ने ना अपने सिक्कों पर भी अपनी मूर्ति बनवाई है। सिक्कों पर भी मूर्ति बनवाई है। आप अपनी को तो छोड़ दीजिए, आप बहुत सारी इसने ना, मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा जो है डिजाइन बनाकर बता रहा हूं कि सिक्कों पर मूर्तियां बनवाई इसने, कनिष्क ने बनवाई है ये सिक्कों पर मूर्ति। अच्छा, मूर्ति की बात कर ली जाए तो ये चोंगा कला होती है एक आपकी। अभी शैलियां पढ़ाऊंगा मैं आपको, गांधार शैली पढ़ाऊंगा आपको। शैलियां जब पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी शैलियों में अंतर बताऊंगा कि वाकई में शैली में अंतर होता क्या है। आप लोगों को लगता तो है हम शैलियां पढ़ते हुए आ रहे हैं, मगर उनमें अंतर नहीं मालूम है वास्तविकता में। तो चोंगा शैली हुआ करती थी, चोंगा मैं आपसे कह दूं कि जो है कला वगैरह हुआ करती थी, ये यूनानी कला हुआ करती थी चोंगा। ठीक है, तो चोंगा मैं लिख रहा हूं और लिखने के साथ बता रहा हूं, चोंगा में आपने शायद सिक्के इस प्रकार देखे हों। तो चोंगा, ठीक है, यूनानी बता दिया मैंने आपको, यूनानी। और इस तरीके से शायद आपने आकृतियां देखी हों, ये यूनानी आकृति है चोंगा। इस तरीके की ना आकृतियां बनी हुआ करती थी सिक्कों पर, मूर्तियां बनी हुई होती थी, इस तरीके से बना दिया करते थे। तो कहाँ की है, आपसे देखो सबसे बड़ा डीपली क्वेश्चन एक और आ गया कि चोंगा कलाकारी जो है वो कहाँ की है, शैली कहाँ की है। तो चोंगा आप बता देंगे यूनानी है। अच्छा, यूनानी देवता पूछ लेता है आपसे कभी कभी, मालूम है आपको, आपसे बहुत पूछता है कि यूनानी देवता कौन है हमारे, नहीं पता। चलिए मैं लिख देता हूं, आप याद रखेंगे। यूनानी देवता की अगर आपसे बात करें तो यूनानी देवता में आप बताएंगे अपोलो, इनके यूनानी देवता हैं। अब आप भूलेंगे नहीं कभी भी, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। अपोलो अगर नाम आ जाए तो आप तुरंत बता देंगे कि अपोलो इनके यूनानी देवता हैं। ठीक है, इनकी शैली, अब इसकी शैली के बारे में कल हम पढ़ेंगे, गांधार शैली और मथुरा शैली में क्या अंतर है आपका, किस तरीके से वो लिखावट होती है, किस तरीके के उसमें पत्थर यूज किए जाते हैं, क्या चीजें हैं, कल हम आपको इनकी शैलियां पढ़ाएंगे। देखिए, दूसरी बात हम आपको बता दें, मैंने अभी ये कहा कि चीन की तरफ से भारत की ओर आए थे, तो चीन की तरफ से ये 3 मार्ग पड़ते हैं। उन तीनों मार्गों को आप जो है बहुत ध्यान रखेंगे, ये बात आपसे पूछे जाते हैं, जिन्हें हम सिल्क रूट बोलते हैं। आपसे सिल्क रूट करके सुना होगा, आज सिल्क रूट समझ भी लो क्या है। चीन से भारत की तरफ को हुआ करता था सिल्क रूट। मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं सिल्क रूट के बारे में। देखिए सिल्क रूट क्या है, सिल्क रूट की बात कर रहे हैं, ये चीन से भारत की ओर चलता था। नंबर 1 चीन से भारत, नंबर 2 चीन से भारत। ये चीनी जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आया करते थे, तो उनके रूट थे ये सिल्क रूट। ये कैसे कैसे थे, देखिए पहला अगर सिल्क रूट की अगर बात करें तो आप ध्यान रखेंगे कैस्पियन सागर में था। ये कैस्पियन सागर है पहला वाला, कैस्पियन सागर। ठीक, दूसरे की बात करें तो लाल सागर है, और तीसरे की बात करें काला सागर है। अब आपसे कोई भी पूछ ले, मैं ये समझता हूं कि अब आप ऐसा नहीं है नहीं बता पाए,
आप तुरंत बता देंगे। कोई पूछे सिल्क रूट कितने हैं तो आप बता दो 3 है। अच्छा कहाँ है, आप बता दो कि चीन से भारत की ओर जब व्यापार किया करते थे तो इस रूट का उपयोग किया करते थे, जिसे सिल्क रूट बोला गया है, सिल्क का व्यापार हुआ करता होगा। ठीक है भाई। अच्छा कौन कौन से 3 है तो आप बता दो कि तीनों सागरों पर है। कौन से सागर पे, कैस्पियन, लाल और काला। कैस्पियन सागर, काला सागर, लाल सागर। ये बात आपको याद हो गई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या करना है, आपको समझ सकते हैं, मैं आपसे ये बात आगे नहीं कहूंगा। देखिए आज के वीडियो हमने क्या पढ़ा, हमने आज आपको पढ़ाया कि जिस प्रकार यूची कबीले ने जो है, मैंने आपको यूची कबीले की बात बताई थी, कहानी सुनाई थी। हमने आज की वीडियो में देखा जिस प्रकार शक शक कबीले पर जो है कभी जो है यूची कबीले ने आक्रमण करा होगा और शक कबीला भारत में अफगानिस्तान के मार्ग से होता हुआ भारत में प्रवेश करा होगा। ठीक उसी प्रकार यूची कबीले पर भी यूनान में या चीन में जो है हम चीन में अगर बात करें तो जो है यूची कबीले पर आक्रमण हुआ होगा और यूची कबीला भारत में मध्य एशिया की तरफ से भागता हुआ भारत की ओर बढ़ा होगा। जब यूची कबीला आया होगा तो अफगानिस्तान में एक पर्वत पड़ता है, उस पर्वत का नाम हमने आपको हिंदकुश पर्वत बताया और उस पर्वत के पास आकर रुक गया होगा। और उस समय जो रुका होगा तो उसके राजा के बारे में हमने बात करी, उसका नाम था कुजुल कण्फिसेस था और वहीं वो कबीला बस गया जाकर। तो ये कबीले ने वहां पर संस्थापक बने इसके कुजुल कण्फिसेस। कुषाण वंश चला आपका, तो कुषाण वंश के संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने तांबे के सिक्के चलवाए। इसके बाद इनके बेटे ने उस पर्वत को पार करके भारत की ओर आगे बढ़ना स्टार्ट करा, उसका नाम था आपका बिम कण्फिसेस। और बिम कण्फिसेस जब भारत की ओर बढ़ा होगा तो उसने इस पर्वत को पार कर लिया, मैंने आपको बता दिया। इसलिए इसे यहाँ पर वास्तविक संस्थापक बोला क्योंकि इसने भारत में इस धर्म को बढ़ाया। तो भारत में अगर वास्तविक संस्थापक है कुषाण वंश का तो आप बता देंगे बिम कण्फिसेस है। इसने अपनी 2 राजधानियां बनाई, जिसमें हमने एक राजधानी बनाई थी जिसके 2 नाम थे, जिसके हमने आपको नाम बता दिए। क्या क्या नाम बताए कि राजधानी थी इसके पुरुषपुर, जिसे हम पेशावर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इसका बेटा आया होगा, बेटा का नाम कनिष्क था। कनिष्क ने अपने पिता की चित्र को और आगे तक बढ़ाया। इसके साथ साथ हमने देखा इसने जो है अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तक लगाने वाला ये राजा बना। इसने अपने क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तक लगाया होगा। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रखने वाला राजा कौन सा है, तो आप कनिष्क बता देंगे। इसने अपने पिता की जो राजधानी थी पेशावर, उस पेशावर राजधानी के साथ साथ एक मथुरा राजधानी और बनाई और दोनों ही राजधानियों में काम किया है इसने। उन दोनों कामों को हमने बता दिया। जैसे कि पेशावर में इसने संघाराम बनवाया और संघाराम क्या था हमने बता दिया कि 13 फीट आपको 13 टावर वाला या 400 फीट ऊंची। हमने एक आपको जो है बिहार के बारे में बात बताया जिसमें बौद्ध भिक्षुओं का बिहार बनवाया होगा। और मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा में इसने स्वयं की मूर्ति बनवाई, अपने पिता की मूर्ति बनवाई, देवताओं की मूर्ति बनवाई, उसके साथ साथ बौद्ध धर्म पर भी काम किया है। ये सारी बातें हमने सीखी। उसके बाद हमने देखा कनिष्क ने सिक्के छपवाए, सिक्कों पर मूर्ति छपवाई और मूर्ति में हमने देखा उनकी कौन सी कला थी, चौंगा कला से छपवाई गई। और चौंगा कला कहाँ की, यूनानी कला है। और यूनानी कला में हमने आपको बता दिया किस तरीके की यूनानी कला होती है, इस तरीके की होती है। कभी कभी आपसे यूनानी देवता पूछ सकता है, यूनानी देवता के बारे में हमने चर्चा करी। यूनानी देवता कौन है, अपोलो है। उसके साथ साथ हमने आपसे कहा कि भारत और चीन जब व्यापार हुआ करता था तो चीन से भारत के बीच में जो व्यापार का मार्ग रहा होगा उस मार्ग को सिल्क रूट बोला करते थे। और सिल्क रूट आपसे पूछा जाता है तो सिल्क रूट कौन से हैं, 3 सिल्क रूट है हमारे, चीन से भारत, चीन से भारत और चीन से भारत। पहले में अगर देखें तो कैस्पियन सागर हो जाएगा चीन से भारत, दूसरा देखेंगे तो हमारा लाल सागर हो जाएगा और तीसरा देखेंगे तो काला सागर हो जाएगा। हमने आज के वीडियो में इतना समझाया आपको। कल की वीडियो में आगे हम इनकी शैलियां बताएंगे और कनिष्क के और अधिक भारत में क्या क्या कार्य रहे होंगे उन पर कार्य पर चर्चा की जाएगी। वीडियो को अंत तक देखा करें। धन्यवाद, नमस्कार।